वन स्टार्ट। सिटी दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ अपने लोकप्रिय वास्तविक धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, हमारी इस लोकप्रिय श्रृंखला में कुछ अंतराल आ गया था, लेकिन चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदुभाई सोजेतिया जी का आग्रह था कि जिस तरह से पूरे विश्व में डिस्टेंट लर्निंग ई लर्निंग हो रही, तो क्यों ना हम भी अपने एक्सपर्ट को बुला के उनसे इसी तरह मार्गदर्शन हासिल करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने एक्सपर्ट से दूर से रह के उनसे बात करें। मित्रों, हर वर्ष 10 जून को विश्व दृष्टिदान दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि लोगों में नेत्रदान दृष्टिदान के प्रति जागरूकता स्थापित करना और यदि इस विषय में कोई गलतफहमी मिथ्या धारणा तो उसे दूर करना। और आज इस विषय पर मार्गदर्शन हेतु हमने जिन विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। आज हमारे साथ शहर के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ नेत्ररोग चिकित्सक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय जी खांदेवाले। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर अजय जी खांदेवाले का संक्षिप्त परिचय कि इन्होंने अपनी एमबीबीएस और आगे एमएस की पढ़ाई न केवल मध्य भारत बल्कि पूरे भारत के प्रतिष्ठित सर्वाधिक प्राचीन मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से की है और फिलहाल में बालाजी प्लॉट स्थित अपने दवाखाने में निजी चिकित्सा करते हैं। सर, जैसे मैंने कहा कि जो 10 जून आज का दिन होता है, ये दृष्टिदान दिवस होता है, तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये प्रोसीजर प्रक्रिया होती क्या है। ये प्रोसीजर बताने के पहले मैं संक्षिप्त में जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी जिसके कारण अंधापन आता है, कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है आंखों के सामने का, ये मॉडल के द्वारा बताना चाहता हूँ कि ये जो हिस्से का जो अंधापन आता है उससे करीब करीब 6.8 मिलियन यानी 68 लाख लोग बाधित हैं। और अगर हम नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाएंगे तो ये अंधत्व कुछ हद तक कम हो सकता है, जिसमें मृत व्यक्ति का आंख को निकालकर हम उचित व्यक्ति को देकर उसका अंधत्व खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिसके द्वारा जो कॉर्निया रहता सामने का हिस्सा जो आंख का वो अपन ट्रांसप्लांट करते उसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। मित्रों, ईश्वरीय प्रकृति ने हमारे पूरे शरीर की रचना इतने अद्भुत ढंग से की है कि इसमें हर एक अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें से भी जो सृष्टि की रचना है उसकी सुंदरता को देखने के लिए जिस अंग को दिया है वे होती है हमारी आंखें। कल्पना की, जैसे सर ने कहा कि लाखों करोड़ों लोग दृष्टिहीन है, दृष्टिबाधित हैं, जो इस सुंदरता को नहीं देख पा रहे हैं। और यदि हम आई डोनेशन करें, नेत्रदान करें, तो इन लोगों के जिंदगी में एक नई रोशनी आ सकती है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर आपको सिर्फ इनकी तकलीफ अनुभव करना है तो कुछ मिनटों के लिए आप आंख बंद करके कोई काम करने की कोशिश करें तो इनकी कठिनाई आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो सर, जैसा आपने कहा है कि सामने का जो पोर्शन कॉर्निया होता है उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो एक सहज जिज्ञासा होती है कि इसमें कौन से लोग इसमें डोनेट कर सकते हैं, कौन डोनर बन सकता है इसका। इसमें ये बताना चाहूंगा, इसमें कॉर्नियल डोनेशन जो है मात्र 1 साल के बच्चे से लेकर तो 80, 90, 95 साल के भी उम्र तक कोई भी आदमी इसका डोनेशन कर सकता है। पर फर्क सिर्फ इतना ही है कि जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है तो कॉर्नियल एंडोथेलियल सेल्स जो अपने कॉर्निया जो अपन ट्रांसप्लांट करते हैं उसके धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो जितना पेशेंट यंग रहेगा या जितना उसका यंग रहेगा उसके कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी का सक्सेस ज्यादा रहता है। इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो दुनिया में का कोई भी आदमी ये डोनेट कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर जितना यंगर पॉपुलेशन डोनेट करेगा तो उसके रिजल्ट्स और ज्यादा अच्छे हैं। तो कहने का मतलब उम्र कोई बाधा नहीं है, उम्र की कोई यानी बाधा अगर 1 साल के, हाँ नहीं, एक सहज जिज्ञासा ये होती है, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि भाई जैसे हमारा मोतीबिंदु का ऑपरेशन हुआ या हमको नंबर का चश्मा था या हमको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर था, तो ये लोग अपनी आंखें डोनेट कर सकते हैं क्या?
ये आपने काफी अच्छा सवाल पूछा, जिसमें कौन कौन लोग आंख डोनेट कर सकते हैं और किन की आंख ली नहीं जा सकती, ये मैं मोटे तौर पे दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा। तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, जिन लोगों को बहुत बड़ा चश्मा है, जैसा कि शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, या इवन जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, वे लोग भी इसमें नेत्रदान कर सकते हैं। अब जैसे आजकल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दमा, ये बीमारी इतनी कॉमन हो गई है, ये सब लोग भी नेत्रदान करने के लायक है। नेत्रदान कौन से लोग नहीं कर सकते? जिन लोगों के मृत्यु लोग जो ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या स्टेज 4 कैंसर से पीड़ित है, वे लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। इनके अलावा सब कोई लोग नेत्रदान कर सकते हैं। तो जैसा आपने कहा कि मोटे तौर पर अगर माने तो ये पॉपुलेशन काफी कम प्रमाण में होगी, तो अगर इस वर्ग को छोड़ दिया जाए तो तकरीबन हर व्यक्ति अपना नेत्र दान कर सकता है। और जैसा आपने शुरुआत में किया कि नेत्रदान जो होता है वो मृत व्यक्ति ही कर सकता है, मृत्यु के बाद ही हो सकता है, जीवित अवस्था में तो नहीं हो सकता। जीवित तो मान अवस्था में नहीं हो सकता, तो अगर कोई नेत्रदान करने की इच्छा रखता हो तो इस वास्ते उसकी प्रोसीजर क्या होगी? नेत्रदान करने की कोई इच्छा रख सकता है तो उसके लिए प्रोसीजर बहुत आसान रहती है। कोई भी नेत्र शल्य चिकित्सक के पास इसका एक आवेदन उपलब्ध है, जिसमें आप ये भर के दे सकते हैं कि मैं मेरी मौत के बाद नेत्रदान करना चाहता हूं। पर इसके बावजूद भी अगर आपने ये एक आवेदन या फॉर्म भरने के बाद भी मौत के वक्त आपके निकटतम जो रिश्तेदार है, उनकी सम्मति बहुत जरूरी रहती है और उनका बहुत अहम रोल रहता है इसमें, जिसमें उनको तुरंत नेत्र अपने नजदीकी आई बैंक से कांटेक्ट करके उनको ये बताना रहता है कि हम हमारे नजदीक रिश्तेदार जिनकी मौत हुई है, उनका हम आई डोनेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो रिश्तेदारों के सम्मति के सिवा कोई भी नेत्र शल्य चिकित्सक बोलो या आई बैंक ये आंख निकाल नहीं सकता। जैसा आपने कहा कि अगर वो व्यक्ति का नेत्रदान का फॉर्म भरा भी, एप्लीकेशन है भी, लेकिन अगर रिश्तेदार नहीं कहते तो नहीं करेंगे। मैं नहीं कर दूसरी बाजू पूछूं, अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से वो एप्लीकेशन नहीं कर पाया और उसके रिश्तेदार चाहते हैं कि उसका नेत्रदान हो, तो ये संभव है क्या? ये संभव है, जरूर संभव है। अगर किसी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नेत्रदान का फॉर्म भर नहीं सकते या उनकी इच्छा रहती है या भरने के बावजूद भी वक्त वो मिलता नहीं है, ऐसे वक्त अगर निकटतम रिश्तेदार उनकी सम्मति दे दे तो नेत्रदान अवश्य हो सकता है। मित्रों, आंखों में समाना, नृत्यों में आंखों की भाव भंगिमा को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। कई एक नृत्य में तो सिर्फ और सिर्फ आंखों की भाव भंगिमा के ऊपर में नृत्य होता है। तो ये हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है। सर, जैसे आपने कहा कि नेत्रदान मृत्यु पश्चात होता है, और जैसा आपने कहा कि एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है, तो वहां से वो टीम आएगी। तो जब तक टीम आती है और मृत व्यक्ति का जो शव है, तो उस समय में रिश्तेदारों ने उस आंख की क्या केयर लेनी चाहिए? उस विषय में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? इस विषय में मैं सलाह देना चाहता हूँ कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी तुरंत अपने नजदीकी नेत्र शल्य चिकित्सक या आई बैंक से कांटेक्ट करें। वो जब तक पहुंचते हैं तब तक वो रूम के पंखे, फैंस स्विच ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि इसके कारण कॉर्निया अगर ड्राई हो जाता है तो वो ट्रांसप्लांट के काम नहीं आता है। और आंख बंद करके कॉटन गीला करके अगर आंख पे रख दिया तो कॉर्नियल ड्राइनेस उससे अपन रोक सकते हैं। उसके बाद एसी चलने दिया तो चलता है, और थोड़ा सिरहाना ऊपर करके या तकिया सर के नीचे रख के पेशेंट को सुला के रखना है। बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है तो कुछ आइस पैक्स भी आप फोरहेड पे, आइस क्यूब प्लास्टिक इसमें रख के फोरहेड पे रख के आप उसको थोड़ा सा गीला रख सकते हैं। और मीनवाइल अगर डेथ सर्टिफिकेट और अदर फॉर्मेलिटीज पूरी करके
आई बैंक को अगर इन्फॉर्म कर दिया तो आई डोनेशन जो है 4 से 6 मौत के 4 से 6 घंटे के अंदर कर लेना ज्यादा अच्छा रहता है। वो ही कॉर्निया या वो ही आंख दूसरे के अच्छे काम में आ सकती है। और एक ये भी है कि अगर आप कहीं दूर जगह में रह रहे हैं तो जब आप टीम को इन्फॉर्म कर रहे हो तो आप अपना पूरा पता दे दीजिए या मोबाइल नंबर आप अचूक दीजिए ताकि टीम को वहां पहुंचने में देर नहीं हो। बराबर है। अगर आप एग्जैक्ट पता देंगे और आपका एग्जैक्ट लैंडमार्क रहेगा तो टीम को पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी और उतने तुरंत वो आके वो निकाल सकेंगे। अदरवाइज अगर आपका पता ढूंढने में टाइम वक्त अगर बर्बाद होता है तो उतने देर जो क्वालिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ आई बॉल रहती है। आप जितने जल्दी आई बॉल निकाल के आई बैंक में ट्रांसफर कर देंगे उतने अच्छे रिजल्ट पोस्ट रिजल्ट आ सकते हैं। तो सर एक सामान्य व्यक्ति के मन में सहज जिज्ञासा होती है कि जिस तरह से वहां से आपने बताया कि सर्जन लोगों ने आया है, उन्होंने आईबॉल निकाल लिया, नेत्रदान हो गया है, इसके बाद में क्या होता है? नेत्रदान करने के तुरंत बाद ये आई बॉल आई बैंक में शिफ्ट किए जाते हैं। हर जो कॉर्नियल और स्पेशली कॉर्नियल ये केराटोप्लास्टी करने वाले कॉर्नियल सर्जन्स रहते हैं उनके तरफ उनकी एक वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के पेशेंट्स की और वो लिस्ट में उनके पता, फोन नंबर और डिटेल एड्रेस रहता है जिसमें वो वेटिंग लिस्ट के अनुसार जो कॉर्नियल सर्जन का नंबर है और या 2-3 कॉर्नियल सर्जन को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और वो अपने पेशेंट को इत्तला कर दे कि हमें आईबॉल्स मिले हैं और अभी हम आपकी सर्जरी कर सकते हैं। तो ये आईबॉल्स वो वेटिंग लिस्ट के अनुसार वो पेशेंट्स की सर्जरी करके उनको ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। अगर अनफॉर्चुनेटली ये आईबॉल ये ट्रांसप्लांटेशन जो प्रोसीजर है वो डोनेशन के अराउंड 2 या 3 दिन के बाद कर लेना चाहिए क्योंकि वो भी अपन कौन से मीडिया में स्टोरेज करते उसके ऊपर प्रोसीजर कब करना वो डिपेंड करता। अपने एरिया में अपन जो मीडियम में आईबॉल स्टोर करते उन सिचुएशंस में अपने को 2 या 3 दिन में सर्जरी करना जरूरी रहता है। अगर कुछ कारणवश या आईबॉल की क्वालिटी अच्छी नहीं है या मीनवाइल ट्रांसप्लांटेशन और इसमें वो खराब हो चुके हैं ऐसे आईबॉल सर्जन लोग रिसर्च एजुकेशन या थेरेपेटिक जिसमें विजन के चांसेस कम है लेकिन पेशेंट को अल्सर है इंजुरी है उनको आईबॉल का रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो खराब आईबॉल्स है वो यूज किए जा सकते हैं। तो किसी ना किसी काम में ये आईबॉल आ ही जाते हैं। सर इसमें 2 चीजें आती हैं कि एक बार हमने देखा है कि जब वो आईबॉल निकालते हैं आयोडीनेशन होता है तो उस सब भी निकाला जाता है एक बात। और दूसरी बात जो डोनर होता है उसको कोई चार्जेस देना होता है, जिसका ऑपरेशन होता है उसको कोई चार्जेस देने होते हैं या जो सर्जन वहां पे आ रहे हैं उनको कोई चार्जेस देने होते हैं? पहली आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। ब्लड इस अराउंड 10 सीसी इसलिए निकाला जाता है कि कई सारे मरीज ऐसे रहते हैं कि जिनकी मौत एक्सीडेंट में हुई रहती है या किसी का हार्ट अटैक से हुई रहती है जिनके कोई इन्वेस्टिगेशन हुए नहीं रहते तो वो इन्वेस्टिगेशन या तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट रहते हुए भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस अधूरे रह गए तो उनके लिए ये ब्लड निकाला जाता है जिनमें कि मैंने आपको बताया कि इन्फेक्टिव फोकस है कि या नहीं ये रूल आउट करने के लिए वो ब्लड की जांच की जाती है और अब ब्लड के रिपोर्ट्स आने के बाद ही वो कॉर्निया यूज करना या नहीं करना वो डिसाइड होता है इसलिए ब्लड निकाला जाता है। और रहा दूसरे सवाल का जवाब जिसमें जो कोई टेक्नीशियन बोलो या कोई डॉक्टर या कोई भी अगर आंख निकालने के लिए आता है इसके लिए कोई चार्जेस लगते नहीं है और कोई किसी यानी पूरे आईबॉल निकालने ट्रांसप्लांट करने में ये पूरी निःशुल्क है और अगर कोई चार्जेस डिमांड करता है तो ये आप इसकी इंफॉर्मेशन जो कंसर्न अथॉरिटीज को दे सकते हैं। एक सहज जिज्ञासा होती है कि जिसने आई डोनेशन किया है तो उसकी आंखें किसको लगी, मतलब रेसिपिएंट कौन है या रेसिपिएंट अगर जानना चाहे कि मुझे किसकी आंख लगाई जा रही है तो क्या संभव है? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्रांसप्लांट डोनेशन बॉडी ये रेसिपिएंट यानी जिनको आंख लगाई गई वो और डोनर जिनकी आंख ली गई है ये दोनों के नाम कॉन्फिडेंशियल यानी गुप्त रखना बहुत जरूरी है
और ये अगर किसी कारणवश या डॉक्टर बोलो या किसी भी टेक्निकल पर्सन से वो बाहर जाता है तो ये दखल पात्र होना हो। तो मित्रों, सर ने जिस तरह से कहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो डॉक्टर लोग कर रहे हैं, निःशुल्क है और एक समाज सेवा का अंग है। आप कल्पना कीजिए कि अगर रात को 3 बजे किसी की मृत्यु होती है और वहां पर से कोई कॉल आता है, तो जैसा सर ने कहा कि पूरी टीम तुरंत वहां पहुंच जाती है। तो इन्होंने ना अपने खाने पीने का, सोने का, आराम विश्राम का कोई काम नहीं किया है। तो जब यहाँ की टीम अपना पूरा समय, पूरा श्रम, पूरे रिसोर्सेस इस काम को सफल बनाने के लिए कर रहे हैं, तो वहीं हमारी भी एक जिम्मेदारी होती है कि हम भी इस आंदोलन को, इस प्रक्रिया को पूरी तरह से सफल बनाएं। सर, अब चर्चा की चूंकि हम अंतिम मोड़ पर है, तो इस विषय में, इस प्रक्रिया के विषय में समाज में कुछ मिथ्या धारणाएं, गलतफहमी है, आपसे उसका निराकरण करना चाहेंगे। एक सबसे पहली चीज तो ये होती है कि भाई जैसे हमने बुलाया आपको, या जो अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट टीम है, तो वो आएंगे, वो निकालेंगे, तब तक के यहाँ से हमारी जो आखिरी अंतिम यात्रा है, फ्यूनरल है, उसमें टाइम लग सकता है। ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ये मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, ये अत्यंत सरल प्रोसीजर है जिसमें 10 या 15 मिनट के ऊपर टाइम लगता नहीं है। ये किसी भी मरीज की आंख निकालते वक्त खून या डिस्फिगरमेंट, जिसको चेहरा ऐसा कुछ भयानक होता नहीं है, कुछ खून बहता नहीं है, और ये 10-15 मिनट के प्रोसीजर रहने के कारण फ्यूनरल में डिले होने का कोई सवाल नहीं रहता। दूसरी चीज, बहुत लोगों को लगता है कि आग निकालने के बाद वहां पे कुछ गड्ढे रहेंगे या कुछ आदमी सूरत भयावह दिखेगी क्या? ऐसा कुछ रहता नहीं है। जब आग निकालने के बाद हम वो जो जगह है वो रुई से या कॉटन से भर देते हैं, और बहुत सारे जगह आर्टिफिशियल आई शेल यानी एक प्लास्टिक का आई भी हम वहां रख सकते हैं और सिला देते हैं। तो बहुत से बार तो ये समझ में भी नहीं आता है कि ये व्यक्ति का या किसी का आई या पेशेंट का किसी का आई डोनेशन किया है। दूसरी एक मिथ ये है कि जब मेरा पुनर्जन्म होगा किसी भी योनि में तो मैं अंधा पैदा हो जाऊंगा। ये भी कोई सच नहीं है। किसी किसी को लगता है कि मैं मौत के बाद जब गॉड को या अपने भगवान को प्रार्थना करने जाऊंगा तो मुझे भगवान ही दिखेगा नहीं। ये भी कोई सच नहीं है। तीसरी चीज, सभी धर्मों ने, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सभी धर्मों ने इसका पुरस्कार किया है, और सभी धर्मों का कहना है कि नेत्रदान ये सर्वश्रेष्ठ दान है, और हो सके तो सबने नेत्रदान करना चाहिए। तो ये सब जो मिथ है ये कोई सच नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जाने के बाद भी अगर अपने को दुनिया देखना है तो इससे अच्छा कोई काम ही नहीं हो सकता। निश्चित तौर से, और इसीलिए कहा कि नेत्रदान सर्वश्रेष्ठ दान है। सर, चूंकि हम अब चर्चा के अंतिम मोड़ पर है, तो एकदम संक्षेप में आप एक वाक्य में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा। श्रेष्ठ साहित्यिक विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि आई इज विंडो ऑफ वर्ल्ड एंड एट द सेम टाइम इट इज विंडो ऑफ सोल। अब जब मुझे मेरा सब कुछ ये पृथ्वी पर काम खत्म हो चुका है और ये मेरा सिर्फ नश्वर शरीर बचा है, इसके बाद अगर दुनिया देखना चाहता हूँ तो इससे कोई अच्छी बड़ी संधि मुझे उपलब्ध नहीं होगी। तो इसलिए कि बड़े अच्छे ढंग से कहेगा कि इफ यू हैव गॉड्स गिफ्ट of vision, why not to pass it to somebody else? तो अगर आप ये आपके दोनों आंखों के कॉर्नियल डोनेशन की वजह से दो अंध व्यक्ति को नजर आके वो पूरी दुनिया अच्छी तरह से देख सकता है, तो ये इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अंधेरे उजाले में बदल देंगे एक दिन, अंधेरे में उजाले में बदल देंगे एक दिन, जरूरत है सिर्फ रोशनी बांटने की। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और सर, जिस सरल ढंग से आपने इस विषय पर हमारे दर्शकों को जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम हृदय से आपका आभारी। धन्यवाद। मित्रों, डॉक्टर अजय जी खांडे वाले अमरावती शहर के वरिष्ठ चिकित्सक अवगत कराए, और चूंकि विदा का वक्त हो गया, तो आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में एक नए विशेषज्ञ के साथ, नए एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होंगे, और तब तक आगे से आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।